YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video, we will continue our discussion of important question and answer from your third chapter of class 11 history book, that is an empire across 3 continents. So क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, सो प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं. सो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो आज के इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है. सो द क्वेश्चन इज What were amphorae and where were they made? यानी कि एम्फोरे का मतलब क्या होता है और एम्फोरे कहाँ पे बनाया जाता था रोमन एम्पायर में. सो द आंसर इज एम्फोरे were a type of containers and they were used in transporting liquids like wine and olive oil. सो एम्फोरे एक तरीके के कंटेनर को कहा जाता था एंड ये जो कंटेनर था वो बेसिकली लिक्विड आइटम्स जैसे कि वाइन एंड ऑलिव ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. They were made in the Mediterranean region एंड ये जो कंटेनर है ये बेसिकली मेडिटेरियन सी के आसपास में जो इलाके जो रीजन थे वहाँ पे बनाया जाता था. Now the next question is question number 17. What was Dressel 20 in Spain? So स्पेन में Dressel 20 का मतलब क्या होता था? So the answer is the Spanish olive oil of the middle of the 3rd century was mainly carried in a container that was called Dressel 20. सो स्पेन में जो ऑलिव ऑयल बनता था बेसिकली इन द टाइम पीरियड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 3rd सेंचुरी, यानी कि 3rd सेंचुरी के मिडिल में स्पेन में जो ऑलिव ऑयल बनता था उसको एक तरीके के स्पेशल कंटेनर में रखा जाता था जिसको ड्रेसल 20 कहा जाता था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. नेम 4 डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ रोमन एम्पायर. सो हमें रोमन एम्पायर के 4 ऐसे एरियाज के बारे में बताना है जो कि डेंसली पॉपुलेटेड हुआ करता था, यानी कि उन एरियाज में ही रोमन एम्पायर का ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन था वो रहता था. सो द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट कैंपेनिया एंड सिसिली इन इटाली. सो इटाली में 2 ऐसे एरियाज है, पहला है कैंपेनिया एंड दूसरा है सिसिली. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फायूम एंड गैलीली इन इजिप्ट. सो इजिप्ट में भी 2 ऐसे एरियाज है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज थे. सो पहला है फायूम एंड दूसरा है गैलीली. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why do you think the Roman government stopped coining in silver? So basically पहले रोमन एम्पायर में सिल्वर के ही कॉइन्स बनते थे और सिल्वर कॉइन्स का ही इस्तेमाल होता था. सो आखिर रोमन गवर्नमेंट ने क्यों सिल्वर के कॉइन्स बनाना बंद कर दिए? एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Which metal did it begin to use for the production of coinage? यानी कि रोमन गवर्नमेंट फिर कौन से मेटल का इस्तेमाल करते हैं रोमन एम्पायर में कॉइन्स के प्रोडक्शन के लिए? सो द आंसर इज The Roman government stopped coining in silver because the Spanish silver mine become empty. So जो रोमन गवर्नमेंट है वो इसीलिए सिल्वर के कॉइन्स बनाना बंद कर देते हैं क्योंकि स्पेन में जो सिल्वर के माइन थे वहाँ पे सिल्वर खत्म हो चुका था, thus causing the dearth of silver in the Roman Empire. So इसी वजह से रोमन एम्पायर में सिल्वर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी. Now the Roman government began to use gold for the production of coinage. So इसीलिए रोमन गवर्नमेंट फिर गोल्ड के मेटल का इस्तेमाल करते हैं रोमन एम्पायर में कॉइन्स के प्रोडक्शन के लिए. So now before moving to the next question, I have a question, not one but 2 question for you all. So रोमन एम्पायर में जो सिल्वर कॉइन्स बनते थे उसको क्या कहा जाता था एंड रोमन एम्पायर में जो गोल्डन कॉइन्स बनते थे उसको क्या कहा जाता था? So आप अपने आंसर्स को मुझे कमेंट कीजिए. So now let's move to our next question which is question number 20. Write the names of deities worshipped by people under the Roman Empire. So हमें कुछ ऐसे देवी देवताओं के नाम बताने हैं जिनको रोमन एम्पायर में रहने वाले लोग वर्शिप यानी कि पूजते थे, पूजा करते थे. So the answer is this way known as Jupiter, Juno, Minerva and Mars, including several Greek and Eastern deities. So basically रोमन एम्पायर में रहने वाले लोग जुपिटर, जूनो, मिनर्वा एंड मार्स को पूजते थे एंड उसके साथ साथ कुछ ग्रीक एंड ईस्टर्न डीटीज यानी कि कुछ ग्रीक एंड ईस्टर्न देवी देवताओं को भी मानते थे. Now the next question is What do you understand by Christianization? So Christianization से आप क्या समझते हैं? So the answer is it was the process by which Christianity spread among different groups of the population and become the dominant religion. So Christianization एक ऐसा प्रोसेस था जिस प्रोसेस के दौरान जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है वह रोमन एम्पायर में हर एक डिफरेंट ग्रुप्स में फैलता है और रोमन एम्पायर का एक डोमिनेंट रिलीजन बन जाता है. सो उसी प्रोसेस को क्रिश्चियनाइजेशन कहा गया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Where was the second capital of the Roman Empire stabilized? So Roman Empire के second capital को कहाँ पे stabilize किया गया था? So the answer is it was stabilized by Constantine in 313th century at the site of modern Istanbul in Turkey, previously called Byzantium. But on the name of the emperor, it was called Constantinople. So basically रोमन एम्पायर के जो एम्पेरर थे जिनका नाम था कॉन्स्टेंटीन, सो उन्होंने 313 सेंचुरी में कॉन्स्टेंटिनोपल को रोमन एम्पायर का सेकंड कैपिटल बनाया था. सो ये जो एरिया है, ये जो रीजन है कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको पहले बाइजेंटियम कहा जाता था जो कि मॉडर्न डे में टर्की में है इन इस्तांबुल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why is Constantine remembered so in the Roman Empire? यानी कि रोमन एम्पायर में एम्पेरर कॉन्स्टेंटीन को क्यों याद किया जाता है? So the answer is first point, he introduced solidus, the gold coin, which outlasted the Roman Empire itself. So आपसे जो मैंने दो क्वेश्चन पूछा था, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहीं पे मिल गया कि रोमन एम्पायर के गोल्डन कॉइन को सॉलिडस कहा जाता था. सो सॉलिडस को बेसिकली एम्पेरर कॉन्स्टेंटीन ने ही इंट्रोड्यूस किया था रोमन एम्पायर में. नेक्स्ट पॉइंट है ऑयल प्रेसेस एंड ग्लास पिक्चर्स वर स्टेबलाइज्ड एम्प्लाई अंडर हिज रूल. यानी कि एम्पेरर कॉन्स्टेंटीन के रूलिंग टाइम पीरियड में ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रेसेस को और ग्लास पिक्चर्स को स्टेबलाइज किया गया था. थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टेड मोर इन द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन विलेजेस. यानी कि एम्पेरर कॉन्स्टेंटीन ने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था विलेजेस में कॉटेज इंडस्ट्रीज के प्रमोशन के लिए. नाउ द लास्ट पॉइंट इज followed by reinforced changes that were brought by his predecessor Diocletian in administration. So एम्पेरर कॉन्स्टेंटीन के जो प्रेडिसेसर्स यानी कि उसके पहले के जो एम्पेरर थे जिनका नाम था डाइक्लोटीन, सो उन्होंने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए थे उसको दोबारा से कॉन्स्टेंटीन ने रीइंफोर्स किया. सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है. Now the next question is question number 24. By giving example, explain that the Roman Empire faced a lot of strain in the 3rd century. So जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि 3rd century crisis एक important क्वेश्चन है इस चैप्टर का. So इस क्वेश्चन में हमें 3rd century के क्राइसिस के बारे में ही बताना है जो कि रोमन एम्पायर को फेस करना पड़ा. सो ये क्वेश्चन एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, सो इसीलिए इसका जो आंसर है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा है. सो इसीलिए आंसर को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल वे में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा. बट अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इस आंसर का, देन आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देखिए. जो 3rd सेंचुरी क्राइसिस वाला टॉपिक है वही सेम टॉपिक में जो कुछ भी पॉइंट्स लिखे हुए थे वही सारे पॉइंट्स इस आंसर में भी लिखे हुए हैं. सो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, उस एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखेंगे, देन आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. सो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन को भी क्लिक करके 3rd सेंचुरी क्राइसिस वाले वीडियो को देख सकते हैं. सो अब हम आंसर को रीड करना स्टार्ट करते हैं. सो द आंसर इज द रोमन एम्पायर फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेन इन द 3rd सेंचुरी. इट कुड बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल. सो 3rd सेंचुरी के दौरान रोमन एम्पायर को बहुत सारे स्ट्रेन्स यानी कि बहुत सारे टेंशन फेस करने पड़े. सो इन सारे एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि रोमन एम्पायर में 3rd सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान कौन से प्रॉब्लम अराइज हुए थे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज in 225 century, a new and more aggressive dynasty emerged in Iran. People of this dynasty called themselves the Sasanians. They expanded very quickly towards the Euphrates. Within just 15 years, a famous rock inscription written in 3 languages have been found in which the Iranian ruler Shahpur I claimed that he destroyed a Roman army of 60,000 and he also claimed to capture the eastern capital of Antioch. So basically first point में हमें ये बता रखा है कि जो इरानियन डायनेस्टी था जो कि रोमन एम्पायर का एक राइवल था, सो इरानियन डायनेस्टी से ही रोमन एम्पायर को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे. Now the next point is, meanwhile, a number of Germanic tribes, the Alemanni, the Franks, the Goths, started moving towards the Rhine and Danube frontiers. The whole period from 233 to 280 centuries saw repeated attacks over provinces stretched from the Black Sea to the Alps and southern Germany. Due to this invasion, the Romans were forced to abandon much of their territory beyond the river Danube. So second point में बेसिकली हमें जर्मनिक ट्राइब्स के बारे में बता रखा है. सो जो जर्मनिक ट्राइब्स थे वे रोमन एम्पायर के नॉर्थर्न बाउंड्रीज में बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं 3rd सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान.
Third point is the emperors of this era had to remain constantly in the field against the barbarians, the Germanic tribes. यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान, थर्ड सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान जो रोमन एम्पायर के एम्पायरर्स थे उनको लगातार ये जो जर्मनिक ट्राइब्स थे उनके साथ फाइट करने पड़ रहे थे, एंड ये लोग बेसिकली जर्मनिक ट्राइब्स को बारबेरियंस कहते थे. एंड द लास्ट पॉइंट इज the quick succession of emperors in the 3rd century is a definite example of the strains faced by the empire during this period. यानी कि 3rd century के दौरान रोमन एम्पायर में एक के बाद एक एम्पायर चेंज होते गए. सो बेसिकली 47 ईयर्स में 25 एम्पायर्स एक के बाद एक चेंज होते गए. सो इन सारे एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि 3rd सेंचुरी के दौरान रोमन एम्पायर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे जिसको 3rd सेंचुरी क्राइसिस कहा गया. सो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर समझ में आ गया होगा. बट अगर आप लोगों को इस आंसर का और ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए देन प्लीज 3rd सेंचुरी टॉपिक के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को आप लोग देखिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. What is meant by the principate in contents of the Roman Empire and what was the position of the emperor and the senate in it? यानी कि रोमन एम्पायर में प्रिंसिपेट का मतलब क्या होता था और रोमन एम्पायर में एम्पायर का और सीनेट का क्या पोजीशन होता था. सो ये क्वेश्चन भी एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है. सो इसीलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत ज़्यादा लंबा है. सो इस आंसर को भी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रीड करके ही बताऊंगी. बट अगर आप लोगों को इस आंसर का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए देन आप लोग अपने चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक द अर्ली एम्पायर का एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देखिए. आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा. सो अब हम आंसर को रीड करना स्टार्ट करते हैं. So the Principate was the reign stabilized by the first Roman Emperor Augustus in 27 BC. Although Augustus was the only real source of authority and was the sole ruler, but he kept the fiction alive that he was not the absolute ruler, only the leading citizen. It was done to give respect to the Senate. Senate was the body which had controlled the Rome in the days when it was a republic. The existence of this institution remained for centuries. This institution was representing the aristocracy and the elites, means the wealthiest families of Rome. But later, on Italian descent, mainly landowners were also included in it. Emperors were judged by the fact that how they behaved towards the Senate. Hostile emperors towards senatorial class were judged as the worst emperor. सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको इस आंसर को समझना है देन प्लीज फर्स्ट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग जरूर देखिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द रोमन एम्पायर. सो रोमन एम्पायर के रिपब्लिकन सिस्टम के बारे में हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है. सो द आंसर इज The republican system of the Roman Empire was the system of government in which the real power vested in the Senate. यानी कि रोमन एम्पायर में जो पहले रिपब्लिकन सिस्टम होता था उस सिस्टम में जो पावर था वो सीनेट के हाथ में होता था. Members of the Senate enjoyed a lifelong term. For it, wealth and prestige of office were of more importance. So the Senate was dominated by the rich people known as elites. So Senate में basically जो wealthy people होते थे, जो rich people होते थे, वही लोग included होते थे. In practice, Republic was a government of the elites which was run by an institution, namely the Senate. Republican government was there from 509 BC to 27 BC. In 27 BC, it was overthrown by Julius Caesar, adopted son and successor Octavian, and he himself became the emperor of Rome. So basically ये जो सिस्टम था रिपब्लिकन सिस्टम रोमन एम्पायर में, इसको कौन ओवरथ्रो कर देता है? सो जूलियस सीजर के एक एडॉप्टेड सन थे जिनका नाम था ऑक्टेवियन, जो कि अपना जो नाम है वो चेंज करके अगस्टस रख लेता है. सो वही बेसिकली 27 BC में ये जो रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था रोमन एम्पायर में उसको ओवरथ्रो कर देता है एंड खुद रोमन एम्पायर का एम्पायर बन जाता है. सो इस आंसर को भी आपको अगर और अच्छे से समझना है देन प्लीज वॉच द explanation video of the chapter. Now the next question is question number 27. Discuss the expansion of the Roman and the Iranian Empire. So जो रोमन एंड जो ईरानियन एम्पायर था, जो कि रोमन एम्पायर का एक राइवल था, कंपिटिटर था, सो दोनों ही एम्पायर के एक्सपेंशन के बारे में हमें बताना है. सो फर्स्ट देखते हैं रोमन एम्पायर का. सो द मेडिटेरियन एंड ऑल द रीजन अराउंड दैट सी इन नॉर्थ एज वेल एज साउथ was dominated by the Roman Empire. So मेडिटेरियन सी के आसपास में जितना भी रीजन था नॉर्थन साइड में, सदर्न साइड में, वो सारा रीजन को कौन कंट्रोल करता था? बेसिकली रोमन एम्पायर. इन द नॉर्थ डायरेक्शन बाउंड्रीज ऑफ द रोमन एम्पायर वर फॉर्म्ड बाय टू रिवर्स, राइन एंड डैन्यूब.
In the south direction, its boundaries were formed by a huge expanse of the Sahara Desert. So, northern direction में रोमन एम्पायर का बाउंड्रीज रिवर राइन एंड डेन्यूब तक फैला हुआ था और सदर्न डायरेक्शन में रोमन एम्पायर का बाउंड्री सहारा डेजर्ट तक फैला हुआ था. अब हम इरानियन एम्पायर के एक्सपेंशन को देखते हैं. सो होल ऑफ द एरिया टुवर्ड्स साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू ईस्टर्न अरेबिया एंड इवन समटाइम्स लार्ज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान वेर कंट्रोल्ड बाय द इरानियन एम्पायर. यानी कि इरानियन एम्पायर कैस्पियन सी के साउथ से लेकर अरेबिया के ईस्टर्न एरिया को इंक्लूड करता था एंड इवन ये कभी कभार अफगानिस्तान के भी लार्ज पार्ट्स को इंक्लूड करता था. सो वो जो पूरा एरिया था वही एरिया इरानियन एम्पायर कहलाता था. सो अगर आपको रोमन एम्पायर एंड इरानियन एम्पायर के ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को मैप के हेल्प से समझना है देन अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए. एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने मैप के हेल्प से दोनों ही एम्पायर के ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को समझाया है. Now, the next question is, how had the Roman Empire been considered the wealthiest empire in case of fertility of land? यानी कि लैंड के फर्टिलिटी के मामले में रोमन एम्पायर को वेल्थिएस्ट एम्पायर कैसे कंसिडर किया जाता था. सो द आंसर इज The Roman Empire included many regions that had a reputation of exceptional fertility. यानी कि रोमन एम्पायर में ऐसे बहुत सारे रीजन थे जो कि अपने फर्टिलिटी के लिए ही जाने जाते थे. Campania in Italy, Sicily, the Fayum in Egypt, Galilee, Byzantium, Southern Gaul were among the most densely settled or wealthiest part of the empire according to Strabo and Pliny. The best kinds of wine came from Campania. Sicily and Byzantium exported large quantities of wheat to Rome. Galilee was densely cultivated and Spanish olive oil came mainly from numerous states along the banks of the river Guadalquivir in the south of Spain. सो रोमन एम्पायर में ये सारे जो एरियाज थे इन सारे एरियाज की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. उसी कारण से इन सारे एरियाज में क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता था. सो इसीलिए रोमन एम्पायर को वेल्थिएस्ट एम्पायर कहा जाता था. एंड रोमन एम्पायर के ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जिन एरियाज में बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता था. सो विद दिस हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. सो आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे. एंड अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके आंसर को मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, सो अगर आप लोगों को सारे आंसर का और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए देन प्लीज़ चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ को आप लोग देखिए. उन सारे वीडियोज़ को देखने के बाद आप लोगों को हर एक आंसर बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा. सो क्वेश्चंस करते वक्त क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि ये सारे जो क्वेश्चन है एंड सारे जो क्वेश्चन के आंसर है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं. दैट मीन्स कि एनसीईआरटी बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन रीड कीजिए एंड लाइन बाय लाइन समझिए. अगर आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से समझ जाते हैं देन आप लोगों को किसी भी रेफरेंस बुक के ऊपर डिपेंड होने का कोई भी जरूरत नहीं है. सो हो सकता है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो डायरेक्टली इसी तरीके से पूछे जाए या फिर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाए. सो बेसिकली हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछा जाता है. बट ये सारे जो आंसर है ये डेफिनेटली आप लोगों का बहुत ज्यादा काम देगा आंसर राइटिंग में. सो क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझना है. हो सकता है कि आप लोगों को आंसर पता होगा बट क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा. सो हिस्ट्री में आंसर लिखते वक्त आप लोगों को क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है एंड फिर क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद आप लोगों को आंसर लिखना है. एंड ट्राई कीजिएगा कि जो लॉन्ग आंसर है वो आप लोग पॉइंट वाइज लिखे. सो दोनों वीडियोस में हमने जितने भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए वे सारे आंसर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों के आंसर राइटिंग में. सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज़ कमेंट मी डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर वीडियो चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन. सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो.